हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेक्चर 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, मीन्स टॉर्क ऑन अ डाइपोल। और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो लास्ट में दिए जाएंगे आपको होमवर्क के लिए, उसको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर आप हमें सेंड करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बच्चों नाम से ही दिख रहा है डाइपोल। डाई का मतलब टू और पोल का मतलब हो गया ध्रुव, मीन्स जिसके दो पोल हों। पोल का मतलब अपोजिट चार्जेस होने चाहिए बट इक्वल होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इफ टू चार्जेस having if two charges equal in magnitude and having opposite direction नहीं बच्चों, opposite charges are placed at very small distance, then the system is known as an electric dipole। तो बच्चों अगर दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब अगर ये चार्ज Q और दूसरा चार्ज ये Q है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। If two charges equal in magnitude and having opposite charges, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, are placed very small distance, अगर ये दोनों चार्जेस बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रखे गए हों, बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रखे गए हों, तो इनको कहा जाता है डाइपोल। इस तरीके का जो सिस्टम बनता है उसको डाइपोल कहा जाता है। जैसे NaCl जब कंबाइन करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रहते हैं, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइपोल कहा जाता है। सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग ऑफ एन इंसुलेटर या किसी इंडक्टर को अगर हम चार्ज करते हैं, किसी ऐसे पार्टिकल को जो इंसुलेटर है, मीन्स उसमें से चार्जेस आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, कंडक्टर नहीं है वो, तो अगर उसके पास में कोई हम चार्ज पार्टिकल ला करके रख देते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ला करके रख देते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कैरी हो जाता है। तो इस तरह का जो सब्सटेंस, जो सिस्टम क्रिएट होता है, इस सिस्टम को डाइपोल कहा जाता है, जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत छोटी सी डिस्टेंस में जाकर के सेपरेट हो जाते हैं, उसको डाइपोल कहा जाता है। अब डाइपोल की स्ट्रेंथ, मीन्स ये डाइपोल कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं उस टर्म को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। उसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। तो अब देखेंगे डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of either charge and the distance ना लिख करके डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, and the displacement between two charges, and it is denoted by small p। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है, प्रोडक्ट होता है किसी चार्ज का, आप दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन
टू चार्जेस, मान लीजिए इन दो चार्जेस के बीच की डिस्प्लेसमेंट 2L है, हम लोगों ने 2L लिया है क्योंकि कैलकुलेशन L भी ले सकते थे, बट जब हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर L लेने से डेरिवेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और 2L लेने से डेरिवेशंस होंगे वो बहुत ईजी हो जाते हैं, जिस वजह से हमने डिस्टेंस को 2L लिखा है। आप L भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, L भी सही है, बट कन्वेंशन क्योंकि हमें आगे चल करके यूज़ करना है इसका, और यूज़ करने में डेरिवेशंस में 2L ईजिली कर देगा, हमारे डेरिवेशंस को समझने में ईजी कर देगा, कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने डिस्टेंस को 2L लिया हुआ है। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L, इट मीन्स ये क्या हो गया 2PQL, सॉरी 2QL, P इज इक्वल्स टू 2QL, ऐसे लिखा जा सकता है 2QL। यहाँ पर ध्यान ये देने वाली बात है कि Q चार्ज होगा और 2L पूरी डिस्टेंस होगी, L डिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर किसी स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डायपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती होगी, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब P की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है कि P की डायरेक्शन यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, सॉरी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली आउटवर्ड। ये मैंने अपने थर्ड वीडियो में बताया था। थर्ड वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो थर्ड वीडियो है, उस थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड, इसलिए डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन डायपोल की डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इट मीन्स जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और वो भी क्या समझ सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगर डायपोल है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कोई अगर कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज की क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसी तरीके से अगर डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मीन्स उस फील्ड को कहेंगे द फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज डायपोल फील्ड। उसको डायपोल फील्ड कहा जाएगा क्योंकि एक चार्ज बनाता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। लेकिन अगर पूरा डायपोल होगा तो डायपोल की फील्ड जो होगी उस फील्ड को कहा जाएगा डायपोल फील्ड। तो अब वही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम किसी डायपोल को कंसीडर करें, ये देखिए अगर हम इस डायपोल को कंसीडर करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस डायपोल की डिस्टेंस कितनी है 2L। तो देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इनसे मिलकर के एक डायपोल बना। अब अगर दो चार्जेस अपोजिट हों और मैग्नीट्यूड में इक्वल हों तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब किसी डायपोल में जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन डायपोल इज जीरो, चार्ज इन डायपोल इज जीरो। डायपोल का चार्ज नहीं है, डायपोल में कोई चार्ज नहीं, फिर भी डायपोल की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये क्यों? क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इसलिए होगी क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, भले ही स्मॉल डिस्टेंस है बट छोटी डिस्टेंस ही सही, क्योंकि हम पॉइंट चार्जेस पर ही पढ़ते हैं तो छोटे छोटे डिस्टेंसेस भी मैटर करते हैं यहाँ पर। इसलिए क्या होगा, ये डाइपोल जो होगा किसी डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो होगी बट उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, देयर इज नो चार्ज ऑन डाइपोल, बट इस चार्ज के कारण से इस डाइपोल के कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होगी, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ दीज चार्ज, इन चार्जेस के सेपरेशन के कारण से, डिस्टेंस होने के कारण से। इस डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दो पोजीशन पर फाइंड करनी है। पहली पोजीशन क्या होगी, ये डाइपोल है, इस डाइपोल की एक्सिस के अलोंग, मींस इस डाइपोल से यहाँ पर इस एक्सिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डाइपोल की एक्सिस पर। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल पोजीशन, इसको कहा जाता है एक्सिस पर, तो इसको कहा जाएगा एक्सियल पोजीशन। और अगर हम परपेंडिकुलरली देख लें, मींस इस डाइपोल के मिड पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलरली एक पॉइंट यहाँ पर हो, एक पॉइंट यहाँ पर हो और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा जाए इस डाइपोल के कारण से, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन और ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमारे पास दो डेरिवेशन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के कारण से एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल पोजीशन पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। तो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं कि एक डाइपोल है जिस पर दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है 2l। इस डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज से एक पॉइंट P है, यहाँ पर इस पे पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट O से r है, मीन्स डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दो चार्जेस हैं यहाँ पर, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है कि हर एक चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट पर अगर फोर्स लगा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव चार्ज के कारण से भी P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण से भी P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। तो लेट कर लेते हैं कि माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू के कारण से P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको हमने माना E1 इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, माइनस क्यू के कारण से निकाल रहे हैं ना, ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये देखिए ये 12 पूरी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी L और ये डिस्टेंस कितनी होगी L। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग क्या करते इसमें L ना लेकर के 12 ना लेकर के L लेते तो यहाँ पर हमें L/2 रखना पड़ता, यहाँ पर हमें L/2 रखना पड़ता, तो कैलकुलेशन क्या हो जाता, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस को 12 लिया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R और प्लस L, मतलब R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज ये है, इसके कारण से यहाँ पर एक Q चार्ज था, पॉइंट P है यहाँ पर, इसके कारण से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या रख दी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट P ड्यू टू
अब किसके कारण से निकालेंगे? प्लस क्यू के कारण से। चलिए देखिए, प्लस क्यू के कारण से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होगी हमें, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या लगेगा? Fe2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर का मतलब क्या? प्लस क्यू से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये हो गई पूरी आर, और ये डिस्टेंस है एल। तो अगर हमें इतनी डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम आर में से एल को माइनस कर दें, ये डिस्टेंस बचेगी। तो क्या आ जाएगा? ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? अब देखिए दोनों की डायरेक्शन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम जहां पर रखेंगे यहाँ पर क्या रख देंगे? पॉजिटिव चार्ज। वो भी कैसा रहेगा? एक्सपेरिमेंटल चार्ज रहेगा या टेस्ट चार्ज रहेगा। अब हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल चार्ज या टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव क्यू नॉट मान लेते हैं, इसको यहाँ पर रख दिया गया पॉइंट क्यू पर, पॉइंट पी पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इस E2 की डायरेक्शन कितनी हो गई? E2 की डायरेक्शन हो गई ये डायरेक्शन। E2 है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको हमने E2 माना है। तो यहाँ पर E2 की डायरेक्शन क्या हो गई? बाहर की तरफ। और ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? E1 की डायरेक्शन बच्चों ये हो जाएगी। अब देखिए E1 और E2 जो है वो है अपोजिट, तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो प्लस करने पर निकलेगा या माइनस करने पर निकलेगा? यस, माइनस करने पर फाइंड होगा। इट मींस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 का मॉड, मतलब हमें लेना क्या है? पॉजिटिव ही लेना है। अब जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। अब E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि E जो होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर जितना बड़ा होगा E उतना छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम R में L जोड़ रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और R में L माइनस कर रहे हैं ये वैल्यू घट जाएगी, R से छोटी और ये वैल्यू R से बड़ी। ये वैल्यू तो बड़ी हो गई और इसमें R माइनस L छोटा हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने सिखाया कि अगर R की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो E छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से R प्लस L ये ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगी, और ये P से ज्यादा क्लोज पर है, यानी इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो ज्यादा होगी। इट मींस E2 इज ग्रेटर देन E1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? E2 में से E1 को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। E नेट इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू कितनी है? तो E2 की वैल्यू है, ये देखिए E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, Q भी तो कॉमन है तो Q भी ले लेते हैं कॉमन। Q भी कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ से? E2 में से E1 माइनस कर रहे हैं तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर बच गया, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया। इतना बचा बच्चों। आगे देखिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मिला Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इसको लिखा जा सकता है R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है एक साथ, क्योंकि अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बस वैसे ही लिखा गया। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl मिल जाएगा, और यहाँ से देखें तो माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और प्लस 2rl मिल जाएगा। ये l स्क्वायर से l स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2rl कितना हो गया बच्चों? 4rl। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है
a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी, तो a माइनस बी क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, तो इसको हम 2ql इंटू 2r लिख सकते हैं। 2 को हमने 4 को हमने 2 इंटू 2 में बदल दिया और इसको इसके साथ लिख दिया, तो 2r यहाँ बचा, इसका बचा 2, तो 2 इसके साथ चला गया, 2q और l मिल गया, तो यहाँ पर क्या बन गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये देखिए क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट। अभी हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू 2ql। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये l जो है अगर ये बहुत छोटा हो जाए, अगर l बहुत छोटा हो r के कंपैरिजन में, तो l स्क्वायर और छोटा हो जाएगा r स्क्वायर के कंपैरिजन में। अगर l r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो l स्क्वायर r स्क्वायर के कंपैरिजन में और भी छोटा हो जाएगा, मतलब हम l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, आर स्क्वायर के बराबर सॉरी एल स्क्वायर को 0 के बराबर माना जा सकता है। तो अगर इफ आर इज ग्रेटर देन एल, अगर आर जो है एल से काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो देन आर स्क्वायर जो होगा वो एल स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी ट्रीटेड एज 0 भी लिख सकते हैं, कैन बी ट्रीटेड एज 0 भी लिखा जा सकता है, या फिर आप लिख लीजिए कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नेट क्या मिल जाएगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाय, अगर ये 0 हो जाए तो आर स्क्वायर की पावर 2, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यानी आर की पावर 4, ये कैंसल, और ई नेट हमें क्या मिल गया, ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसका डेरिवेशन, ये डेरिवेशन हो गया, और ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर हम इक्वेटोरियल पोजीशन सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जैसा कि हमने एक्सियल पोजीशन पे पढ़ा, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखते हैं कैसे निकलता है। तो लेट करते हैं एक डाइपोल है जिसपे चार्जेस क्या है, -q और +q, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर, इक्वेटोरियल पोजीशन में r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे फाइंड होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फिर वही कॉन्सेप्ट कि इस माइनस चार्ज के कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी P पर, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था कि सबसे पहले आप क्या करिए, एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। वो टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगने लगा। कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके कारण से, इस पॉजिटिव Q के कारण से, और इस नेगेटिव Q के कारण से भी लगा। तो देखिए ये अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा रिपल, तो इस डायरेक्शन में इसको रिपल करेगा। मतलब इस पॉजिटिव Q के कारण से यहाँ पर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी E2, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, और जो E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, वो अंदर की तरफ होगा। देखिए इस पॉइंट P पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक E1 और एक E2। अगर ये एंगल थीटा हो, एंगल थीटा,
तो यहाँ पर क्या होगा, E1 के दो कंपोनेंट्स होंगे और E2 के भी दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। अब E1 के कंपोनेंट क्या होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा E1 का इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से E2 का एक कंपोनेंट ऊपर इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि E2 के दो कंपोनेंट्स, एक होगा E1 साइन थीटा और इस डायरेक्शन में E1 कॉस थीटा, सेम एज इट इज इस E2 के दो कंपोनेंट E2 साइन थीटा और यहाँ पर एक कंपोनेंट E2 कॉस थीटा। तो हमें ये देखने को मिला कि ये चार्जेस सेम है मैग्नीट्यूड में और यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये यहाँ से मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी है a और ये पूरी डिस्टेंस 2l है, तो ये डिस्टेंस l होगी और ये डिस्टेंस l होगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ q एंड प्लस q। तो प्लस q और प्लस q नॉट यानी टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में। इसी तरीके से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिस्टेंस इधर भी होगी। तो हमने ये देखा कि ये प्लस q और माइनस q पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है उससे इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इक्वल है, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेज इक्वल हो गई, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉइंट P पर उन दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो समझ में आया बच्चों, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E net is equals to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के सम के इक्वल। तो देखा जाए तो E1 प्लस E2 और यहां से cos थीटा कॉमन हो सकता है। अब देखिए E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही टर्म R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बाहर क्या लिखा है, cos थीटा। बट cos थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ से, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम आसानी से cos थीटा लगा सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, सेम, और दो बार प्लस करेंगे तो क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 1/2। तो अगर हम 1 प्लस 1/2 करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2। तो इस तरीके से हमें ये दिख रहा है कि 2QL डाइपोल की वैल्यू होती है, इतना, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो फिर से वही कंडीशन, अगर R की वैल्यू, L की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाए, मतलब इफ R इज ग्रेटर देन L, देन क्या होगा, R स्क्वायर L स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ये इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो वन ई नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट क्या मिल जाएगा बच्चों, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कंडीशन किसकी, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। कितनी होगी बच्चों, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। अब आप एक चीज गौर करिए कि जब हमने एक्सियल पोजीशन पढ़ा था तो एक्सियल पोजीशन पर ई नेट कितना आया था, थोड़ा ध्यान दीजिए, रिवर्स करके देखिए। तो ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। एक्सियल पोजीशन पर कितना आया था, 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आया, p अपॉन आर क्यूब। इट मीन्स हमें यह देखने को मिल रहा है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पोजीशन पर देखा, तो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2 टाइम्स होगी किसके, एक्सियल पोजीशन के। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो देखिए बच्चों, आज का थर्ड टॉपिक, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब क्या होगा, थोड़ा देखिए डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक डाइपोल रख दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, लग रही है, और एक इस डाइपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधे ना रख करके कुछ ऐसे रखा है। मान लीजिए इस डाइपोल को हमने ऐसे रखा, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये डाइपोल हमने यहाँ रख दिया, इस डाइपोल को हमने थीटा एंगल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है बच्चों, ये इसका नेगेटिव चार्ज है और ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल रखा, तो जाहिर सी बात है डाइपोल की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करने वाली है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स क्रिएट करेगी जिसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F1। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज -q पर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा F2 विच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए F1 की जो वैल्यू होगी क्या वो F2 के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू QE, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है, और F2 इज इक्वल टू यहां पर भी QE, क्योंकि यहां पर हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो देखा गया कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर अप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ना आगे बढ़ेगा और ना ही पीछे जा सकता है, ना ही इस डायरेक्शन में खिसकेगा और ना ही इस डायरेक्शन में खिसकेगा। इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मींस ट्रांसलेटरी पोजीशन नहीं चेंज होगी, दूसरी पोजीशंस चेंज हो सकती है बट ट्रांसलेटरी पोजीशंस चेंज नहीं होगी। अब क्लास 11th का रिकॉल करिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाए जाएं, इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाएं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगे और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगे बट अब इक्वल हो डायरेक्शन में, तो क्या होता है, ये बॉडी रोटेट करने लगती है, ये बॉडी रोटेट करने लगती है।
तो सेम एज इट इज कुछ कहानी यहाँ पर भी जनरेट होगी। ये डायपोल भी क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। और अगर हम जानते हैं कपल ऑफ फोर्स इसको कहा जाता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर अगर हम कपल ऑफ फोर्स लगाते हैं तो क्या जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा या जो डिफाइन कैसे किया जाता है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उन डिस्टेंसेस, इन फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के मल्टीपल इक्वल होता है। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये कहानी। चलिए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। तो इस पर दो फोर्स लगे, एक F2 और एक F1, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से और इक्वल होने की वजह से इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो इस डायरेक्शन, मान लीजिए इस डायपोल की लेंथ कितनी है, तो डायपोल की लेंथ है 12 और ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल क्रिएट करता है, थीटा एंगल क्रिएट करता है। क्लियर है बच्चों। तो डायपोल का अगर हम नाम दे दें ए बी और ये पॉइंट सी है, यहाँ पर एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क होगा क्या, अभी हमने पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, कोई भी एक फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, QE, ये हो गया QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। अब अगर हम इसमें साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब ये BC हो गया और हाइपोटेनस ये 2L हो गया, इसका मतलब BC अपॉन 2L। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2L साइन थीटा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल गया कि QE मल्टीप्लाई बाई 2L साइन थीटा। अगर हम 2QL एक साथ लिख दें E साइन थीटा तो क्या मिल जाएगा यहां से, PE साइन थीटा। तो टॉर्क कितना लग गया, PE साइन थीटा। अब क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, देखने को मिल भी रहा है, साइन थीटा है। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा, वेयर द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। इसका मतलब है कि हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्रॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन बहुत आसानी, देखिए इसकी डायरेक्शन पहले देखिए। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन बना दें, एक ये पॉइंट -Q है, मान लीजिए ये -Q है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो मैंने बताया डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -Q से +Q की डायरेक्शन में, मतलब ये P की डायरेक्शन होगी, E की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, ये E की डायरेक्शन और ये P की डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो देखिए P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। तो दोनों के परपेंडिकुलर दो कंडीशन निकल सकती हैं, या तो टॉर्क बाहर की तरफ होगा परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ, या यही परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा ऐसे अंदर की तरफ। अब ये चेक कैसे करेंगे, अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा, तो यहां से पता चलेगा। ये लिखा है P क्रॉस E, तो जिस पर चल रहा हो यानी जिससे स्टार्ट हो रहा हो, P से स्टार्ट हो रहा हो, उंगलियां उसकी तरफ रखिए और उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर्स उसके अलोंग रखिए, उस डायरेक्शन के अलोंग जिसके अलोंग वो चल रहा हो। P है स्टार्टिंग और एंडिंग कहां पर है, E पर है। तो E की तरफ मोड़िए, E नीचे है तो उंगलियां नीचे की तरफ मुड़ेंगी, अगर E ऊपर होता तो ऊपर की तरफ मुड़ती। फिलहाल E नीचे है तो P से E की तरफ जाएंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अगर हम P से E की तरफ जाएं तो अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड होगी।
अगर ई ऊपर होता तो हम पी से ई की तरफ जाते, पी ऐसे रखते और ई की तरफ जाते, पी से ई की तरफ जाते तो अंगूठा बाहर निकलता। यहाँ पर क्या है कि पी जो है पी से ई की तरफ जा रहे हैं तो अंगूठा कहाँ होगा, अंदर की तरफ, यानी टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाउट हो तो इस पर हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर कोई डाउट होगी तो, नहीं होगा तो कोई अच्छी बात है। अब चलते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक लिखा था आज स्टार्टिंग में, जो मैंने कहा था की पॉइंट्स लिखे थे, 4 पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे थे, उनमें से 3 टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब चौथा टॉपिक जो है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए 5 क्वेश्चंस, मैंने कहा था लाइव क्लास में 5 क्वेश्चंस देने के लिए, आज मैं 5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं और इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। वो 5 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। तो जो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। आप इनका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं या आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें सेंड कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करिए, और जितने भी क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं, तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो कोशिश करिएगा इनको सॉल्व करने की। जिसका सॉल्यूशन हो जाए वो फोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकता है। थैंक यू।